शारदीय नवरात्रि की नवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाज़ा ने इज़राइल में आखिर ऐसा क्या किया कि पूरा इज़राइल हिल गया और पूरी दुनिया हिल गई। इज़राइल से चूक कहाँ पे हुई थी? आखिर क्या हुआ था ऐसा कि इज़राइल में गाज़ा अंदर घुसा और घुसने से पहले उसने क्या प्लान किया था? घुसपैठी है। गाज़ा ने घुसपैठियों को अब इज़राइल के लोगों के घरों में एज अ हाउस हेल्प आप कहते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ पे मेड कहा जाता है। हाउस हेल्प है, प्लम्बर है, गार्डनर है, या दूध वाला है, या न्यूज़पेपर वाला है। इन सबको बहुत सोची समझी रणनीति के तहत अंदर घुसाया। और क्योंकि हाउसमेड होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये घर के अंदर घुसते हैं और घुस करके इनको ये पता लग जाता है कि घर की ज्योग्राफी क्या है और बच्चे कहाँ सोते हैं, जैसे कि इज़राइल में हुआ था। बड़े कहाँ रहते हैं, उनकी वहाँ पे कुछ छुपने की जगह है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है, और कहाँ उनका मेन जो है सिटिंग रूम होता है जहाँ पर सब लोग बैठते हैं, खाना कहाँ जहाँ पे खाते हैं, या किचन उनका कहाँ है। ये सारी की सारी ज्योग्राफी जो है पहले से पता की गई थी। और ये काम शुरू हुआ था 2 साल पहले। 2 साल पहले जब गाज़ा ने इज़राइल को बोला कि भाई अब हम थक गए हैं और अब हम और ज़्यादा लड़ाई नहीं कर सकते, हम ज़िंदा रहना चाहते हैं, हम शांति के साथ रहना चाहते हैं, हम खुश होकर रहना चाहते हैं, हम मिल कर रहना चाहते हैं। इज़राइल इसी झांसे में आ गया और इज़राइल ने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको अपने यहाँ पे नौकरियाँ दी। और ये भी कहा जाता है कि इनको जो नौकरियाँ मिली हैं वो इज़राइलीज़ जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे 8 से 10% ज़्यादा मिलती थी, उनको उनकी सैलरी मिलती थी। सेम वे अगर ये लोग घर में जब आके इन्होंने काम किया तो लोगों ने बड़ा अपना दिल बड़ा दिखाया, जैसे कि हम दिखाते हैं यहाँ पे हमारे जो आप बहुत बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी। तो इज़राइल की मैं बात कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि गाज़ा ने अंदर घुस करके जो उनके मिलिटेंट्स के जो घुसपैठिए थे उन्होंने सारी सब चीज़ें जा कर के बताई और बताया कि ये ज्योग्राफी है और यहाँ पे ऐसा ऐसा सब चीज़ें होती हैं और यहाँ पे लोग ऐसे ऐसे करके रहते हैं। उसका रिपरकशन क्या हुआ कि 7 अक्टूबर को जो हुआ है, 7 अक्टूबर को वो सबने देखा है। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इस समय हमास को, वो लोग भी हिले नहीं होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्योंकि सेलिब्रेशन तो बनना शुरू हो गया था कि इज़राइल में घुस करके हमास ने ऐसा ऐसा कर दिया था, और जब इज़राइल ने काउंटर अटैक किया तो रोना धोना जो आरआर कहते हैं जिसको, वो तो शुरू हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उस चीज़ को देखकर हिला नहीं होगा कि पूरी की पूरी फैमिली, पूरा का पूरा परिवार एक बार में बहुत गंदे तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। गाज़ा में बहुत सारी मस्जिदें ऑल ऑफ सडन क्रॉप अप करने लगी थी, ऑल ऑफ सडन जो है मशरूम होने लगी थी वहाँ पे। और उन मस्जिदों में क्या होता था, उन मदरसों में, उन मस्जिदों में क्या होता था, नमाज तो मुझे नहीं लगता कि होती थी, बल्कि वहाँ पे एक प्रिपरेशन होती थी। प्रिपरेशन इस बात की कि आखिर हम इज़राइल के अंदर घुसकर इज़राइल को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, या इज़राइल को हम कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं, या इज़राइल को हम कहाँ पे इतनी चोट कर सकते हैं कि इज़राइल अपने घुटनों पे आ जाए और वो टूट करके ख़त्म हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जब हो रही थी तो पूरी ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे फंड्स भी उनको दिए जा रहे थे कि भाई आप लीजिए और अपना मस्जिद और मदरसा जो भी आप अपना चलाइए, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बड़ी दया आ गई थी दुनिया को। इसी तरीके की एक कहानी यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी लिखने की कोशिश की जा रही थी। यूपी की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 25 करोड़, और 25 करोड़ पॉपुलेशन में जो मदरसे हैं यहाँ पे हैं वो 25,000। मतलब 25 करोड़ की पॉपुलेशन में 25,000 मदरसे हैं, और इनमें से 16,513 16,513 सिर्फ रजिस्टर्ड हैं, बाकी सारे के सारे अनरजिस्टर्ड हैं। अभी पीछे स्मृति ईरानी ने भी एक अपना सर्वे कराया था, उन्होंने एक अपना स्टडी कराया था जिसमें कि उन्होंने ये बात बताई थी कि इन मदरसों में हेरा फेरी हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पे हेरा फेरी हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो उसमें हैं ही नहीं। अगर स्टूडेंट्स उसमें हैं ही नहीं, मौलवी और मौलाना जो वहाँ पे जाते हैं पढ़ाते हैं, तो उनको सैलरी कौन दे रहा है?
उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, उनको ये फंड्स कहाँ से मिल रहे हैं। ये एक बहुत सोची समझी, मुझे लगता है कि एक प्लानिंग के हिसाब से इनफिल्ट्रेट हमारे यहाँ पर भी कराया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर की अगर मैं बात करती हूँ तो इंडो नेपाल बॉर्डर के साथ में बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान से तो है ही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी तादाद में रोहिंग्यास को एंटर कराया जा रहा है। और अगर आप एक चीज़ ये नोटिस किया होगा तो हाल फिलहाल में इंडो नेपाल बॉर्डर पे मैं बॉर्डर की बात कर रही हूँ, बॉर्डर पे बहुत सारे मस्जिदें और मदरसे जो हैं एकदम से क्रॉप अप कर गए हैं, एकदम से मशरूम कर गए हैं। ये बहुत आसान होता है अगर आप बॉर्डर किसी को क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने के बाद में अगर रहने का, खाने का, पीने का इंतज़ाम अगर एकदम बॉर्डर पे ही आपको अगर मिल जाता है तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि खाना पीना तो जो है इनको फॉरेन फंड्स मिल ही रहे हैं और अल्लाह ताला की देन तो है ही है इनके ऊपर, और इनको बिठाया जा रहा है, वहाँ पे बुलाया जा रहा है। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि कहीं पे जो एक प्लानिंग पकड़ में आई थी लोगों की कि 2047 तक शायद, हाँ 2047 तक हिंदुस्तान को गज़वा ए हिंद बनाने का इनका एक सपना है या इनका एक मुहिम चल रही थी जो कि पकड़ी गई थी और एक्सपोज हो गई थी, जिसके बारे में सबको पता लगा था। और उसके बाद से ही ये समझ में आया था कि कहानी जो है ये बहुत लंबी खिंच रही है और अंदर ही अंदर बहुत कुछ पकाया जा रहा है, बहुत कुछ पक रहा है। तो जब ये लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, जब यहाँ पे आए हैं, तो इनको अगर रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया और उन मदरसों में जो दिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कार, D फॉर डॉग, इन लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? A फॉर एटम बॉम्ब, B फॉर बॉम्ब, C फॉर ये वाला बॉम्ब, D फॉर वो वाला बॉम्ब, E फॉर वो वाला एलिफेंट की जगह E फॉर वो वाला वेपन। तो ये एक इनका तरीका है आँखों में धूल झोंकने के लिए। और उसके बाद में अब मैं अगर वापस आती हूँ सिर्फ यूपी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे यहाँ पे योगी जी हैं, और योगी जी के बारे में तो कहा जाता है कि इनको अगर चीज़ें बाद में पता लगती हैं, एक्शन इनका पहले शुरू हो जाता है। तो 4-5 दिन पहले अगर ये खबर आई थी कि कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं या कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ाई जा रही हैं इंडो नेपाल बॉर्डर पे, तो योगी जी का तो ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। और उस एक्शन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टीम बनाई है, 3 मेंबर्स की टीम बनाई है, और उस टीम में एडिशनल डीजी मोहित अग्रवाल हैं जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हैं, कि डीजी हैं। और उसके बाद में हैं एसपी हैं साइबर क्राइम के डॉक्टर त्रिवेणी सिंह, फिर डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं जे रिभा। इन तीनों की एक टीम को डायरेक्ट किया गया है कि वो जो फंड्स हैं, उसका जो ट्रेल है, उसके बारे में वो पता करें। और ये सब चीज़ें जब पता कीजिए तो पता ये लगा कि लास्ट ईयर, पिछले साल जो है 8,500 मदरसे, मैं लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, 8,500 मदरसे जो हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है। आई एम सॉरी, मैं अगर आगे पीछे मेरा कुछ बोलने में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा स्टफ़ है मेरे पास बताने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे शेयर करने के लिए, और मैंने ये सब लिख के भी रखा है। लेकिन क्योंकि मैंने बहुत हैफाज़त वे में मैंने सब लिखा, तो हो सकता है मेरा कहीं पे मैं डिसओरिएंटेड भी साउंड करूं, लेकिन आप प्लीज़ उस पर मत ध्यान दीजिएगा। आप ये देखिएगा कि कितनी बड़ी साजिश हमारे लिए चल रही थी और उस साजिश को कैसे ताबड़तोड़ एक्शन के साथ में योगी जी ने ख़त्म करने के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। मदरसे रिकॉग्नाइज नहीं हैं, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, मौलवीज़ को सैलरीज़ कहाँ से मिल रही है, ये सब चीज़ें बहुत सरप्राइजिंग अब नहीं है। पहले सरप्राइज़ होता था कि आखिर ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। और सिर्फ योगी जी नहीं, योगी जी के अलावा जो है 3-4 स्टेट के जो स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसकी कमर तोड़ने के लिए। और क्योंकि साजिश बहुत गहरी है और इस साजिश को जो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है तोड़ने के लिए, उसमें असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी हैं, और यूपी के तो हमारे योगी जी हैं ही हैं, और उत्तराखंड के जो सीएम हैं धामी जी। इन तीनों स्टेट्स के जो सीएम हैं
इन्होंने मिल करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है और जो भी डिटेल्स हैं उसको एक दूसरे के साथ में साझा की है, क्योंकि इनका एक तीनों लोगों का मेन एम है कि किसी तरीके से जो ये रोहिंग्याज हैं, जो ये इन्फिल्ट्रेट करके जो अंदर घुस रहे हैं और जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे उनकी कमर तोड़ी जाए। धामी जी के बारे में, धामी गवर्नमेंट के बारे में तो सभी को पता है कि उन्होंने मदरसों और मस्जिदों पर तो कहर जो ढाया है उत्तराखंड में, वो तो सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद में अच्छा हाँ, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि एक सरप्राइजिंग और डिस्टर्बिंग फैक्ट और है। इंडो नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो सिर्फ 579 किलोमीटर्स का है। यूपी नेपाल का जो बॉर्डर है वो सिर्फ 579 किलोमीटर्स लंबा है। और इस बॉर्डर पर 4000 मस्जिदें हैं, 4000 मस्जिदें जो हैं वहाँ पे हैं। इमेजिन करिए कि कितने सारे लोगों को यूपी में इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है, भेजा जा रहा है। और यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये सब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ में, सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, जिसमें कि लखीमपुर खीरी जो है वो लखनऊ के जस्ट बगल में है, जहाँ पर मैं रहती हूँ। और लखीमपुर खीरी में भी ये कहा जाता है कि ऑन ऑफ वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम्स को लेकर के दंगे फसाद होते ही रहते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो लखीमपुर खीरी में पकड़ में आया है वो ये है वहाँ का पॉपुलेशन। वो एक वॉल्केनो बन गया है और वो वॉल्केनो पॉपुलेशन जो है वो इरप्ट कर रहा है। और वो इरप्ट जब होगा तो आप ये सोचिए कितनी तबाही वो लेकर के आएगा। तो इसको वहाँ पर भी लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को कि ये जो पैदावार जो हो रही है ना, बढ़ गई है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उसका लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि योगी जी इस तरफ भी कुछ ना कुछ अपना कदम ज़रूर बढ़ा रहे हैं। अब मैं चाइना की बात करती हूँ। चाइना बॉर्डर की तरफ से भी पता चला है कि चाइना अपनी पूरी एक कंटिजेंसी जो है वो रेडी कर रहा है। चाइनीज़ को नेपाली बना करके, नेपाली पासपोर्ट लगा करके वो उनको इंडिया में भेज रहा है। और उसमें उनको जो चाइनीज़ आ रहे हैं उनको बाकायदा हिंदी बोलना सिखाया जा रहा है। शायद वो नेपलीज़ जो उनका अपना उनका जो डिक्शन है उस तरीके से बोल करके, हाँ जी साहब, जी साहब, उस तरीके से करके टूटी फूटी हिंदी सिखा करके उनको भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि कितनी तरफ से जो है यूपी घिर गया है, कितनी तरफ से जो है हिंदुस्तान घिरा पड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान हो, ISI तो है ही है वहाँ पे, और उसके बाद में कश्मीर की तरफ से है, चाइना की तरफ से है, नेपाल की तरफ से हो गया है। हर तरफ से भारत को घेरा जा रहा है। और अब ये टाइम आ गया है जब हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना है और बहुत हमको विजिलेंट होना है। और हमें अगर कोई चीज़ दिखती है, कुछ पता लगती है, तो हमें हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपनी ये खबर गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि योगी जी का ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो तो हो रहा है, लेकिन उनको ज़रूरत है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो हम नागरिक हैं, उनके सपोर्ट की भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, हमास ने जो किया, हमास के लिए अब RR भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। एक हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा धड़का है, धड़का एक बहुत बड़ा धड़का है जो हमास के फेवर में है, बिना ये सोचे समझे कि हमास ने ही वो सब चीज़ें शुरू की थी। और उन रोने धोने वाले लोगों में से बहुत सारे वो भी हैं जो इस समय रो रहे हैं जब मदरसों के ऊपर लगाम कसी जा रही है, जब मस्जिदों के ऊपर लगाम कसी जा रही है, वो अपोजिशन है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मैं यूपी की सिर्फ बात करती हूँ, मैं यूपी के बाहर नहीं जा रही। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि मुलायम सिंह यादव जी जब तक ज़िंदा थे, उनकी सरकार जब तक थी, और उसके बाद में अखिलेश यादव जी आज जब तक उनकी सरकार रही है, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था? क्या उन्होंने कभी सोचा कि मुसलमानों को भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, मुसलमानों को भी हम एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं? उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक समझा, वोट मिला
और जीत गए, उसके बाद में आप किनारे जाइए और सचर कमेटी वगैरह की जैसी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि मुसलमानों की हालत जो है हिंदुस्तान में वो दलितों से भी ज़्यादा गई गुजरी, उनसे भी ज़्यादा बदतर है। बट उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सिर्फ सरकारें, वो सरकारें जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ अपना एक वोट बैंक समझा। योगी सरकार जो है मुसलमानों को भी, सबको बिना कुछ किसी में कोई पार्शियलिटी ना करके सबके लिए, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसी तरीके से योगी जी ने भी वही काम किया है। बिना कहीं पर भी इम्पार्शियल बन करके, उन्होंने कहीं पर पार्शियल नहीं हुए हैं, इम्पार्शियल बन करके उन्होंने सारी वो सुविधाएं जो हिंदुओं को मिली हैं वो सारी सुविधाएं उन्होंने मुसलमानों को भी दी हैं। उसके बाद भी अगर हमको गाहे बगाहे ये सुनने में आता है कि फ़लाँ जगह पे राइट्स हो गए हैं, फ़लाँ जगह पे हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया है और उसमें शोभा यात्रा नहीं निकल पा रही है, कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी याद आई कि बड़ा मजाक उड़ा था एक चीज़ का, जब बोला गया था कि मदरसों में एक जो बच्चे पढ़ने जाएंगे उनके एक हाथ में कुरान होगी और एक हाथ में कंप्यूटर होगा। आपको पता है ये जो कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पता लग रही हैं, क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है या जो भी चीज़ें नेटवर्किंग की जाती है वो किसी से छुपी हुई नहीं होती है, वो सब चीज़ें पता लग जाती हैं। और ये सब चीज़ों का मुझे लगता है कि इस जो मोदी जी ने, योगी जी ने तो जो ये शुरू किया था ये सोच करके कि जो मुसलमान बच्चा है वो भी आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी करेगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी, वो भी अपने एक मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। लेकिन आदत से मजबूर मुझे लगता है कि नहीं पॉसिबल है ये। और इसीलिए हम लोगों को हर रोज़ न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं से हो गया है। और गाज़ा ने जो किया है इज़राइल के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा लेसन है मुझे लगता है हम सभी के लिए। हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा और अब विजिलेंट होना पड़ेगा। और थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी हम लोगों को मना करने में, लेकिन अगर हमको ऐसा कुछ दिखता है कि ये रोहिंग्याज आए हैं हमारे गली में, हमारे मोहल्लों में, हमारी कॉलोनीज़ के अंदर घुस करके हमारे घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मना करिए। मना करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो हुआ है गाज़ा में, गाज़ा ने जो किया इज़राइल में, अगर उससे हमने अब लेसन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं बहुत अदना सा, छोटी सी मैं तो एक इंसान हूँ। योगी जी की चीज़ों को जो मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि इंटेलिजेंस योगी जी की बहुत ज़बरदस्त है और उनका जो एक्शन होता है वो तो ज़बरदस्त है, कोई उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता है। सोच कर देखिएगा, थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन अब थोड़ा सा ब्रेक करके हिंदूज़ को, या वो जो फॉर इंडिया हैं, फॉर कंट्री हैं, फॉर नेशन हैं, उनको आगे बढ़ाइए और उन पार्टीज़ को पहचानिए, उन सब लोगों को पहचानिए जिन लोगों ने इस समय हमास का साथ दिया है, ये सोचकर कि हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग होने का समय आ गया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सोच कर देखिएगा कि जो इज़राइल में हुआ है क्या वो भारत में भी हो सकता है, और अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कर दीजिए सब्सक्राइब, अब कर दीजिए, और मेरे व्यूज़ बढ़ाइए ताकि मेरे जो मैं आपके सामने वीडियोस लेकर आती हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।